बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 18 अपने रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं 2.13 टू 2.21 शॉर्ट क्वेश्चंस तक। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 2.13। हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड if they were to be combined to give a resultant equal to a vector of same magnitude। वो ये कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है और वो दोनों वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं। वो कहता है कि हम इस तरह से कंबाइन करें कि हमारे पास जो रिजल्टेंट हो वो हमारे पास सेम ही मैग्नीट्यूड का है। लाइक टू वेक्टर्स, अगर एक हमारे पास 10 न्यूटन का है, दूसरा वेक्टर्स भी 10 न्यूटन का है, तो जो रिजल्टेंट आए वो भी 10 न्यूटन का है। तो उसकी हमने कंडीशन बतानी है, व्हाट वुड बी द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड। वो किस तरह से ओरिएंटेड होंगे, किस तरह से वो प्लेस होंगे कि जो हमारे पास इसका रिजल्टेंट आए वो भी क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का है। तो उसके लिए हमारे पास जो एंगल होता है वो एक्सटर्नली वो 120 डिग्री का होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं 120 डिग्री। अब हम इसको देखते हैं कि हम किस तरह से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो कहता है इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री देन देयर रिजल्टेंट वुड हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए एंड बी, वी नो दैट। अब रिजल्टेंट हमारे पास देखें, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें पता है, ए इज इक्वल ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा होता है। यह में मल्टीप्लाई होता है कॉस थीटा। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि a इज इक्वल टू बी और इज इक्वल टू आर, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब ये इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट जो फार्मूला होगा वो किस तरह से हमारे पास बन जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ए की जगह भी आर, बी की जगह भी आर, और यहाँ पे a इंटू बी, ये जब मल्टीप्लाई होगा r इंटू आर तो आर स्क्वेयर आ जाएगा, 2 इंटू आर स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखें हम स्क्वेयर करते हैं बोथ साइड, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, क्योंकि आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर क्या हो गया, 2r स्क्वेयर, प्लस इंटू 2r स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा, स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 2r स्क्वेयर है, ये लेफ्ट साइड पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो r स्क्वेयर माइनस 2r स्क्वेयर इज इक्वल 2r स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब r स्क्वेयर माइनस 2r स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर, 2r स्क्वेयर लेफ्ट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, r स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। अब अगर कॉस को हम राइट साइड पे लेके जाएं तो कॉस इनवर्स इंटू -1/2 और एंगल हमारे पास आएगा 120 डिग्री। तो हेंस प्रूफ दैट जब भी दो वेक्टर्स को आपस में आप और 120 डिग्री पे ओरिएंटेड करते हैं तो जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड होती है वो भी हमारे पास उसी तरह होती है और सेम होती है जितनी वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है। तो अब हम अपना 2.14 शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2.14 शॉर्ट क्वेश्चन है, द टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। Pick the correct answer from those given below and tell why is it the only one of three that is correct। तो हमने बताना है कि 100 न्यूटन ठीक है, 70 न्यूटन ठीक है या 20 न्यूटन ठीक है। अब हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फार्मूला क्या होता है। जब मैक्सिमम आंसर आता है केस 1 में तो r इज इक्वल टू a प्लस बी, जब वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम आंसर आता है। तो हमने भी क्या किया, 60 और 35 को ऐड किया, 95 आ गया। फिर हमने क्या किया, मिनिमम आंसर देखा। जब हम सेकंड केस देखते थे कि वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड को, तो 60 माइनस 35 करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, इनकी मैग्नीट्यूड 60 का स्क्वायर किया, फिर 35 का स्क्वायर किया और अंडर रूट लिया। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 70। तो जब आपके पास 70 आएगा
अप्रोक्सीमेटली आपके पास 70 आ रहा होगा। जो आपकी रेंज में होगा वो कौन सी रेंज होगी? देखें, पहले आंसर आया था आपके पास 95, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 100, ये आपकी ऑप्शन नहीं बनेगी। थर्ड ऑप्शन देखें वो 20, लेकिन जब सेकंड केस देखा तो हमारे पास आया 25, तो इसका मतलब है ये भी रेंज में नहीं आता। तो जो थर्ड केस है, जब हम स्क्वायर करके अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो बनती है। इसका मतलब है 70 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड जो ऑप्शन होगी वो आपके पास क्या होगी? करेक्ट होगी। हम इसको करेक्ट करते हैं और हम अब आते हैं 2.15 शॉर्ट क्वेश्चन पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट है, सपोज द साइड्स ऑफ द क्लोज पॉलीगॉन represented वेक्टर रेंज हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के जरिए इनको हमने क्या किया है? कंबाइन किया हुआ है। व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स? वो पूछ रहा है सम क्या होगा इन वेक्टर्स का। आप देखें, अगर हमारे पास ये क्लोज पॉलीगॉन है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर कोई भी क्लोज शेप आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके पास रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। तो यही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी है। वो कहता है इफ़ वी नो दैट इफ़ द वेक्टर्स आर अरेंज बाय हेड टू टेल रूल which make a closed polygon then its resultant is zero, because उसकी वजह क्या है? there is no place to draw resultant, हम resultant draw ही नहीं कर सकते। तो हमने सपोज किया, ये डायग्राम देखें तो हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी, ई एंड एफ। अब जब हम इनको कंबाइन किया ए बी सी डी ई एफ, तो आप देखिए रिजल्टेंट की आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। या सिंपल हम वर्ड में कह सकते हैं, जब फर्स्ट वेक्टर की टेल लास्ट वेक्टर की हेड से कोइंसाइड करे तो आपके पास रिजल्टेंट नल वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो एक नल वेक्टर आएगा यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं 2.17 शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो 2.17 शॉर्ट क्वेश्चन कहता है, वो कहता है ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो कहता है इफ all the components of the vector a and a2 were reversed, जब हम रिवर्स करते हैं उनके कंपोनेंट्स को, how would this alter a1 क्रॉस a2, तो वो किस तरह से ऑल्टर करेगा a1 या क्रॉस a2 को। अगर हम सारे कंपोनेंट रिवर्स करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो a1 है उसके कंपोनेंट हमें नज़र आ रहे हैं इस इक्वेशन से। a1 इज इक्वल टू a1xi प्लस a1yj प्लस a1z के यूनिट वेक्टर। उसके बाद a2 वेक्टर a2xi यूनिट वेक्टर, a2yj यूनिट वेक्टर, a2z के यूनिट वेक्टर। अगर हम जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ये देखें i j k a1x, सेकेंड वन a1 है तो हम यहाँ पे a1x, a1y, a1z, और थर्ड वन इज a2 है तो यहाँ पे हम थर्ड रो में हमारे पास a2x, a2y, a2z आ जाएगा। जब हम रिवर्स करते हैं तो नेगेटिव साइन सारे आ जाएंगे। तो आप ये देखें ऑन रिवर्सिंग नेगेटिव साइन माइनस माइनस माइनस, उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारे ही आपके पास कंपोनेंट रिवर्स होंगे, इस वजह से सब में हमने नेगेटिव साइन इंसर्ट कर दिया। तो माइनस a2i माइनस a2yj माइनस a2z के, जब हमने इनमें दोबारा माइनस इंसर्ट किया तो आपके पास माइनस a1x माइनस a1yj माइनस a1z माइनस a2x माइनस a2y माइनस a2z आ गया। अब दोनों रो से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, टेकिंग माइनस वन एज कॉमन फ्रॉम r1 एंड r2। जब माइनस कॉमन लेंगे तो आप ये देखें दोनों माइनस बाहर आ गए। अब अंदर वाला जो डिटर्मिनेंट था वो सेम आ गया और माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका मतलब है जो पहले हमारे पास रिजल्ट जब a1 क्रॉस a2 किया वो ही हमारे पास रिवर्स करने के बाद भी आंसर आया। इसका मतलब है हेंस इफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आर रिवर्स देयर इज नो इफेक्ट ऑन a क्रॉस a2।
कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब सारे कंपोनेंट रिवर्स हो जाएंगे। क्यों? नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिजल्टेंट हमारे पास सेम आएगा। उसके बाद हम चलते हैं 2.18 पे। नेम द 3 डिफरेंट कंडीशन दैट कुड मेक A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू नल वेक्टर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहता है कि हम जब दो वेक्टर्स को इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कौन सी कंडीशंस हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो नल वेक्टर आएगा। तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट का इक्वेशन बनती है वो A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू A1 A2 साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? या तो A1 वेक्टर नल वेक्टर हो जाए या A2 नल वेक्टर हो जाए। सिंपल, कोई एक भी नल वेक्टर होगा तो रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं तो वो कहता है अगर A1 और A2 के दरमियान अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, अगर दोनों पैरेलल हो जाएं, जब पैरेलल होंगे एंगल 0 होगा। तो जब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो साइन 0 आता है, और जब साइन 0 पुट करते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब है यहाँ पे भी रिजल्टेंट क्या आ गया? नल वेक्टर आ गया। तो सेकंड कंडीशन हमें मिल गई। थर्ड कंडीशन क्या होगी? जब वो एंटी पैरेलल होंगे, जब एक दूसरे वेक्टर के एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल 180 डिग्री बना होगा। जब 180 डिग्री बना होगा तो 180 डिग्री, तो हमारे पास क्या आएगा? A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू A1 A2 साइन 180 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो जब साइन 180 पुट करते हैं वो भी 0 आंसर आता है। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा? फिर 0 या नल वेक्टर आएगा आपके पास। अगर आप डायरेक्शन भी इंक्लूड करना चाह रहे हो तो नल वेक्टर आएगा। मैग्नीट्यूड तो 0 मैग्नीट्यूड आ जाएगी आपके पास। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। पहली कंडीशन क्या थी कि या तो A1 वेक्टर नल वेक्टर हो या A2। सेकंड कंडीशन थी कि या दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो। थर्ड कंडीशन क्या थी कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो? एंटी पैरेलल हो। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या होगा? नल वेक्टर आएगा। अब 2.19 शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द रीजन। वो कहता है पहले तो हमने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। अगर ठीक है तो ठीक है, रीजन बतानी है। गलत है तो जब भी आपने रीजन बतानी है। तो पहली कंडीशन क्या है? बॉडी इन इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयज दैट इज नॉट मूविंग नॉट रोटेटिंग। अब देखिए पहली कंडीशन गलत है आपके पास। कैसे? वो कहता है अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयज दैट इट इज नॉट मूविंग नॉट रोटेटिंग। वो कहता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, ना तो वो बॉडी मोशन में है और ना ही वो क्या है? रोटेटिंग में। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास तो डिफरेंट कंडीशन है। या तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा या स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, या फिर आपके पास सेकंड कंडीशन फुलफिल करेगा। तो आपके पास कोई भी कंडीशन फुलफिल हो सकती है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। या तो ये हो सकता है, या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन बॉडी इज नॉट मूविंग नॉट रोटेटिंग देन इट्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम। या फिर इसकी ये कंडीशन बन सकती है कि हमारे पास वो उस सेंस में कह रहा हो कि बॉडी या तो रोटेट ही नहीं कर रही या वो मूविंग ही नहीं कर रही, तो हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोर्ड में ये पूछता है तो आप मेरी ये येलो लाइन जो आपको मैंने हाईलाइट किया है उसका आंसर आप ये लिखेंगे। तो सेकंड बी ऑप्शन हम पढ़ते हैं इसकी। इफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज पॉलीगॉन देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये एग्जैक्टली ठीक आपके पास स्टेटमेंट है। कहता है दिस इज ट्रू। क्यों? व्हेन कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर क्या होती हैं? जो एक ही प्लेन में लाई करती हैं। लाइक अगर एक्स एक्सिस पे लग रही हैं तो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे लग रही हैं तो वाई एक्सिस पे, उसके बाद अगर जेड एक्सिस पे लग रही हैं तो जेड एक्सिस पे। तो अब यहाँ पे ये देखें, अगर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू नल वेक्टर है तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड, सो द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। या फिर हमारी दूसरी ऑप्शन क्या बन सकती है? ये फॉल्स भी हो सकती है। किस तरह? बिकॉज देयर मे बी एनी टॉर्क ड्यू टू दीज फोर्सेस। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नॉट सेटिस्फाइड, सो द बॉडी नॉट कंप्लीटली इक्विलिब्रियम।
कंप्लीटली इक्विलिब्रियम की रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल हो और सेकंड कंडीशन भी। तो ये किस सेंस में आपके पास ठीक आ रहा है, जब आप फर्स्ट कंडीशन ले रहे हो लेकिन आप सेकंड कंडीशन लोगे तो फॉल्स हो जाएगा। अगर बोर्ड पे पूछता है तो आप फर्स्ट जो आपको ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपने करेक्ट करनी है और यही आपने रीजन लिखनी है। अदरवाइज कंसेप्ट के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ या और की किस्म भी ये बन सकती है। उसके बाद हमारे पास 2.20 शॉर्ट क्वेश्चन है 2.20। पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय स्ट्रिंग, शो बाय डायग्राम द कन्फिग्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ विच टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग विल बी मैक्सिमम। वो कह रहा है कहाँ पे टेंशन मिनिमम होगी, सॉरी मिनिमम होगी हमारे पास, वो हमने बताना है। अब देखें ये कैसा केस है, कोई आपने पिक्चर लगाई है या सिंपल सा केस मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास एक घर में स्ट्रिंग है जिस पे आप कपड़ा डालते हैं, उस पे आप हाथ रख दें मिडल पे तो क्या होगी, वो बिल्कुल सेंटर से क्या हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी। लाइक जिस तरह से ये पिक्चर है आप ये देखें, जो जैसे T1 और T2 है, आप ये देखें ऐसे ही सस्पेंड हो जाएगी और वेट इस तरह से आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम मैंने बनाई है यहाँ पे कि अगर दो स्ट्रिंग के ज़रिए सस्पेंड करते हैं तो देखें आप इस तरह से टिल्ट कर जाती है T1 और T2 और यहाँ पे वेट आ जाता है। अब वो कह रहा है कि टेंशन कहाँ पे मिनिमम होगी, तो हम एंगल बनाते हैं, ये एक थीटा बना दिया, दूसरा थीटा बना दिया, ये हमारे पास वॉल से एंगल बना रहे हैं। अब देखें ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम कैसे हो गया। बेसिकली यहाँ पे रूल लगता है, थ्योरम है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हो, एक ये वाली पैरेलल लाइन और एक ये वाली पैरेलल लाइन, तो जब ये वाली पैरेलल लाइन दो पैरेलल लाइन को अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो उसके इंटीरियर एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमने इस रूल के तहत ये थीटा सेम किए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसके कंपोनेंट ड्रॉ किए T2 के और T1 के। T1 के हमारे पास जो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर ड्रॉ है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा T1 साइन थीटा और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा T1 साइन थीटा। फिर T2 पे आते हैं तो T2 कॉस थीटा, इस यहाँ पे क्या आ जाएगा T2 साइन थीटा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते चले जाते हैं। लेट T1 एंड T2 बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग फ्रॉम द फिगर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे T1 कॉस थीटा, अब यहाँ पे देखें T1 कॉस थीटा T2 कॉस थीटा मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन है डायग्राम से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, T1 कॉस थीटा इज इक्वल T2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉस थीटा से कैंसिल हो गया तो हमारे पास T1 इज इक्वल T2 सेम हो गया, इसको हम इज इक्वल टू टेंशन T के नाम से जाहिर कर देते हैं। अब आते हैं अलोंग y एक्सिस। जब अलोंग y एक्सिस आते हैं तो आप देखें दो अपवर्ड फोर्सेस लग रही हैं T1 साइन थीटा एंड T2 साइन थीटा और एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, वो किसकी फोर्स है, वेट की फोर्स है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं और वो हमारे पास क्या होगी, अलोंग y एक्सिस एफ वाई इज इक्वल सम ऑफ फोर्सेज अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो अब देखें अपवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमने T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लेते हैं माइनस W कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, माइनस W राइट साइड पे ले गया, वो हमारे पास क्या हो गया, प्लस W हो गया। अब हमारे पास T1 इज इक्वल T2 इज इक्वल T था, तो हमने क्या किया T1 T2 की जगह T पुट किया तो T साइन थीटा प्लस T साइन थीटा इज इक्वल W। तो हमारे पास T1 इज इक्वल T2 इज इक्वल टू T3। तो हमारे पास ये जब सेम हुआ, इसको T के बराबर कहा तो 2T साइन थीटा इज इक्वल टू W आ गया। अब हमने क्या किया, 2T साइन थीटा इज इक्वल टू W, तो 2 साइन थीटा हमने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो W ओवर 2 साइन थीटा आ गया। तो जब W ओवर 2 साइन थीटा आया तो हमारे पास साइन थीटा मिनिमम, अगर हमारे पास मिनिमम आंसर लेके आना है तो साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू करनी पड़ेगी। डिनोमिनेटर जितना मैक्सिमम होगा टेंशन उतनी मिनिमम होगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 किया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90, तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास
2t इज इक्वल टू डब्ल्यू आ गया, क्योंकि 2 यहाँ पे डिवाइड हुआ था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो t इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर 2. सो द ओनली केस द टेंशन बोथ द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम. वो कौन सा केस होगा? जब हमारे पास टेंशन मिनिमम होगी, वो t इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई 2 की होगी. लास्ट क्वेश्चन इज 2.21 कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ वेट. वो कहता है क्या कोई बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मूव कर सकती है? क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बॉडी रोटेट कर सकती है? अब देखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आ गए तो वहां पे उसका मोमेंट आर्म ही ज़ीरो हो जाएगा. जब मोमेंट आर्म ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास वहां पे किसी किस्म का कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा. या सिंपल आप अगर इसको समझना चाहें तो अगर जहां पे दरवाजे का एक्सिस होता है, अगर दरवाजे के एक्सिस पे अगर हम जितनी मर्जी फोर्स लगाएं, क्या दरवाज़ा रोटेट करेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट आर्म ज़ीरो हो गया. तो इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, अर्थ के सेंटर पे भी कोई बॉडी रोटेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जो मोमेंट आर्म है वो ज़ीरो हो गया. नो, अ बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ वेट बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मोमेंट आर्म इज इक्वल टू ज़ीरो. तो टॉ इज इक्वल टू आर एफ, और आर ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास टॉ ज़ीरो हो जाएगा. सो टॉर्क इज ज़ीरो. यहाँ पे हम वीडियो कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे सेकंड चैप्टर के. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें.